किसानवाणी सुनने वाले हमारे सभी किसान भाइयों और बहनों को राम राम नमस्कार। किसान भाइयों और बहनों, यूरिया के बारे में हम पिछले बार बात कर रहे थे, यूरिया के विकल्प के बारे में। और जैसा कि खरीफ का जो समय है वो आने ही वाला है, तो अपने खेत की तैयारी जो है बहुत ही आवश्यक होती है। और जैसा कि यूरिया और डीएपी का विकल्प जो पिछले कार्यक्रम में हम बात कर रहे थे, तो इसी तारतम्य में आज एक और विकल्प है, एक प्रतिस्थापन है अजोला। यूरिया के प्रतिस्थापन का एक प्रभावी जैव उर्वरक होता है। यूरिया उर्वरक की दीर्घकालीन व्यवहारिता, नकारात्मक प्रभावों और बढ़ती लागत के कारण आज नए समाधानों की आवश्यकता महसूस होने लगी है। अजोला जलीय शैवाल का एक जीनस है जिसे अक्सर सिंथेटिक यूरिया के बजाय खेतों में जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। ये बहुत तेजी से विकसित होता है और 10 से 15 दिन के अंदर पूरे गड्ढे में फैल जाता है। इसके बाद 400 से 500 ग्राम अजोला प्रतिदिन बाहर निकाला जा सकता है। अजोला धान के खेतों का उत्पादन बढ़ाने का एक किफायती और पर्यावरण अनुकूल तरीका है। ये न सिर्फ नाइट्रोजन स्थिरीकरण में अपना योगदान देता है, बल्कि मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ, कुल नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा बढ़ाकर मिट्टी की उर्वरता को भी बढ़ाता है। अजोला अपने अपघटन के माध्यम से पोषक तत्वों से भरपूर ह्यूमस प्रदान करता है और भौतिक रासायनिक स्थितियों के साथ साथ मिट्टी की संरचना में सुधार करके मिट्टी के स्वास्थ्य को भी बनाए रखने में योगदान देता है। जैसा कि देखा गया है कि हरित क्रांति के बाद खेतों में रासायनिक उर्वरकों का बहुतायत में प्रयोग होने लगा। लगभग 60 से भी ज्यादा वर्ष बीत चुके हैं। पहले किसी भी फसल को उगाने के लिए जितनी मात्रा में उर्वरक की आवश्यकता होती थी, उतनी मात्रा आज उसी फसल को उगाने के लिए नहीं लगती है, बल्कि उससे ज्यादा लगती है। इसके अलावा रासायनिक उर्वरकों के लगातार प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता भी दिन ब दिन कम होती जा रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग अब इसका विकल्प तलाशने लगे हैं। इसीलिए आज हम जो है यूरिया का जो विकल्प है उसके तौर पर अजोला की बात कर रहे हैं। सभी उर्वरकों में यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के रूप में खेत में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। यूरिया उर्वरक की जो दीर्घकालिक व्यवहारिता को लेकर काफी सारी चिंताएं हैं। 1970 के दशक के बाद से तेल की बढ़ती लागत के कारण उर्वरक की कीमतें भी बढ़ गई हैं, जिससे वैश्विक रासायनिक उर्वरकों की जो कीमतें हैं उसमें स्थिरता के बारे में कई बार सवाल खड़े हो जाते हैं। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन और मिट्टी की संरचना, कृषि उत्पादन और खेत से बाहर प्रदूषण पर भारी रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभावों के मद्देनजर नए समाधानों की आवश्यकता महसूस होने लगी है। अजोला जो खेत में उगाया जाता है और शुष्क यानी सूखी भूमि वाली जो फसलें हैं उसमें मिट्टी संशोधन के रूप में उगाया जाता है। जैविक उर्वरकों और हरी खाद के कई कृषि संबंधी और पर्यावरणीय लाभों को साझा करता है। हालांकि अजोला जैसे ऑन फॉर्म जैविक उर्वरकों की आर्थिक व्यवहारिता, श्रम व्यय और भूमि उपयोग की उच्च अवसर लागत से भी काफी बाधित हो सकती है। अजोला की खेती के लिए पूंजी की आवश्यकताएं काफी कम होती है, क्योंकि अजोला को छोटे जल ग्रहण क्षेत्रों, टैंकों या सिंचाई प्रणालियों की नहरों में उगाया जा सकता है और इसे खेतों में डालकर मिट्टी में मिलाया जा सकता है। अजोला उगाने की ये विधियां भूमि और श्रम लागत में पर्याप्त बचत प्रदान कर सकती है। अजोला उत्पादन को अनुकूलित करने के लिए अतिरिक्त खर्चों में अजोला को घोंघे और मेढक जैसे कीटों से बचाने के लिए कीटनाशक, राख और फॉस्फेट उर्वरक को शामिल कर सकते हैं। अजोला को खेत में हरी खाद के रूप में कैसे उपयोग कर सकते हैं, आइए जानते हैं। अजोला का उपयोग जलमग्न धान के खेतों में हरी खाद के रूप में सबसे अधिक किया जाता है। इसे एक अकेली फसल के रूप में उगाया जा सकता है और फिर धान की रोपाई से पहले शुरुआती खाद के रूप में मिलाया जा सकता है, पर इसे किसी अन्य स्थान पर ले जाया जा सकता है और फसलों के ऊपर भी उपयोग किया जा सकता है। इसे 2 फसलों के बीच में भी उगाया जा सकता है और धान चावल की रोपाई के बाद खाद के रूप में भी मिलाया जा सकता है। अब इसमें ध्यान रखने वाली बातें क्या क्या हैं, जानते हैं। अजोला को खेत में लगाते समय पानी की गहराई लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर के बीच में ही रखनी चाहिए। अच्छी उपज के लिए तापमान 20 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास और मिट्टी का जो पीएच मान है वो 6 से 8 के बीच में रखें। लगभग उदासीन जैसा, हल्का सा अम्लीय या हल्का सा क्षारीय, इसी के आसपास ही रखना है। हमेशा खेत में पानी बनाए रखें और जल्दी वृद्धि के लिए 25 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रति सप्ताह सुपर फॉस्फेट का छिड़काव कर सकते हैं।
पत्ती खाने वाले जो कीड़े होते हैं या घोंघे से बचने के लिए यूरोडॉन 3G 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रति सप्ताह का छिड़काव कर सकते हैं। जब तापमान अनुकूल हो, पानी की गहराई पर्याप्त हो और फास्फोरस उर्वरक का सही इस्तेमाल किया गया हो, तब अजोला 3 से 4 दिन में अपने वजन का दुगना हो जाता है। इसकी उपज लगभग 10 टन प्रति हेक्टेयर होती है, जो कि सूखने पर 1 टन प्रति हेक्टेयर अजोला प्राप्त होता है। ये लगभग 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 5 से 9 किलोग्राम फास्फोरस और 20 से 60 किलोग्राम पोटेशियम देता है। अब जानते हैं अजोला जैव उर्वरक के उपयोग क्या है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता इसकी काफी ज्यादा होती है। ये देखा गया है कि अजोला की एक फसल जो कि लगभग 20 से 25 दिनों में चावल की फसल को 20 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की आपूर्ति करती है और एजोला एनाबीना प्रणाली की अनुमानित नाइट्रोजन स्थिरीकरण 1-1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रतिदिन है। ये भी पाया गया है कि एजोला में आमतौर पर कम कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है, जो इसे अन्य जैविक उर्वरकों की तुलना में तेजी से खनिज बनाने की अनुमति देता है। जब एजोला को जल जमाव वाली मिट्टी में उपयोग किया जाता है तो एजोला में लगभग 60 से 80 नाइट्रोजन 2 सप्ताह के भीतर खनिज में बदल जाता है। कार्बनिक नाइट्रोजन को अकार्बनिक रूप से खनिजीकृत करने के लिए अजोला को उष्णकटिबंधीय जलवायु में 30 से 60 दिन या समशीतोष्ण जलवायु में 60 या उससे अधिक दिन की आवश्यकता हो सकती है। समस्याग्रस्त मिट्टी का प्रबंधन कैसे करते हैं? अजोला उन मिट्टी को बहाल करने में मदद कर सकता है जो नमक से प्रभावित हुई है। अजोला के सावधानी पूर्वक उपयोग से कम कार्बनिक पदार्थ वाली अर्ध शुष्क मिट्टी के सुधार में भी काफी मदद मिल सकती है। कार्बन पृथक्करण में भी इसकी भूमिका है। ये स्वाभाविक रूप से एंथ्रोपोजेनिक गतिविधियों और कार्बन के भंडारण को संदर्भित करता है। अपनी प्रकाश संश्लेषक प्रकृति के कारण एजोला और सौर ऊर्जा के समग्र प्रकाश संश्लेषक रूपांतरण और कार्बन पृथक्करण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अजोला कार्बन डाइऑक्साइड को स्थलीय पौधों की तुलना में लगभग 10 से 50 गुना तेजी से स्थिर करता है। जल प्रबंधन में भी ये काफी सहायक है। धान के खेतों और जल निकायों की सतह पर बनी अजोला की मोटी परत के कारण कम वाष्पीकरण होता है। खरपतवार प्रबंधन में भी अजोला काफी अच्छी भूमिका निभाता है। अजोला घने और लगभग प्रकाशरोधी सतह बनाकर कुछ जलीय खरपतवारों के विकास को रोकता है, जो सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध करता है और मिट्टी में उपस्थित खनिज का उपयोग करके मुख्य फसल के पैदावार को कम करता है। पशुओं के लिए चारा में भी ये जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पूरी तरीके से परिपक्व अजोला में लगभग 26% कच्चा प्रोटीन होता है और लगभग 16% कच्चा रेशा भी इसमें शामिल होता है। आसानी से पचने योग्य उच्च प्रोटीन सामग्री, विटामिन और खनिज, साथ ही साथ कम वसा और कार्बोहाइड्रेट सामग्री के कारण ये मछली, मुर्गी और मवेशियों के लिए एक उत्कृष्ट चारा है। मिट्टी की स्थिरता और उर्वरता में भी ये समग्र भूमिका निभाता है। मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ कुल नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की जो मात्रा है उसको बढ़ाकर एजोला मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। एजोला अपने अपघटन के माध्यम से पोषक तत्वों से भरपूर ह्यूमस प्रदान करके और भौतिक रासायनिक स्थितियों के साथ साथ मिट्टी की संरचना में सुधार करके मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने में योगदान देता है। कुल मिलाकर किसान भाइयों और बहनों, सिंथेटिक यूरिया उर्वरक की दीर्घकालिक व्यवहारिता, नकारात्मक प्रभावों और बढ़ती लागत के कारण नए विकल्प के तौर पर अजोला धान के खेतों का उत्पादन बढ़ाने और एक किफायती और पर्यावरण अनुकूल तरीका है, जिसे यूरिया जैसी नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के प्रतिस्थापन के तौर पर इस्तेमाल हम कर सकते हैं। किसान मिट्टी की उर्वरता में सुधार कर सकते हैं, टिकाऊ कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित कर सकते हैं और इसके नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता का उपयोग करके रासायनिक उर्वरकों पर अपनी निर्भरता को कम कर सकते हैं। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
लचकदार कन्या में जाव के पनिया हो लचकदार है, लचकदार कन्या में जाव के पनिया हो लचकदार है, लचकदार कन्या में जाव के पनिया हो लचकदार। रस्ता बड़ बिछड़िया भारी गगरिया में जाव के पनिया हो लचकदार है, लचकदार कन्या में जाव के पनिया हो लचकदार है, लचकदार कन्या में जाव के पनिया हो लचकदार। माया के बोले मोर बैरी बोले, भेद जुबानी के बैरी खोले। माया के बोले मोर बैरी बोले, भेद जुबानी के बैरी खोले। रस्ता में ठाड़े हवे बंसी वाले, मारे अभाव करे जा टोरे, मारे अभाव करे जा टोरे। गुड़त है बेरायो घपटत बादरिया में जाव के पनिया हो लचकदार है, लचकदार कन्या में जाव के पनिया हो लचकदार, लचकदार कन्या में जाव के पनिया हो लचकदार। हमारे किसान भाई और बहन कैसे एजोला की खेती कर रहे हैं, एजोला से कैसे लाभ ले रहे हैं, इसी पर सुनते हैं एक जानकारी। एजोला की खेती कैसे करें, आइए सुनते हैं। ता ई आहे श्रीमती रूही बेगम। राम राम बहनी। राम राम दीदी। कैसा है अपना? हम अच्छे हैं। अच्छे हैं ना अपना के बहुत बहुत स्वागत है ये कार्यक्रम में। धन्यवाद अंजलि बहन। ऐसा ना आए रूही बहनी कि हम सुने रहन कि अपना बड़ा बढ़िया का कहा एजोला के खाद लगाए हैं, तो यह क्या चीज हम नहीं जानी। एजोला क्या है? एजोला एक जल फर्न है जिसको पानी में तैयार होता है। हाँ। और ये पौधा का स्रोत है मतलब? नहीं, पौधा नहीं होता है, ये काई टाइप में रहता है। अच्छा, काई होती। हाँ, इसको जल फर्न भी बोलते हैं। इसको कि हम लोग पहले इसको अपने घर पे या फिर गांव में भी कहीं पे भी अगर इसको हमको लगाना है, तैयार करना है, तो इसके लिए हमें पहले गड्ढा बनाना पड़ेगा। हाँ। उसमें गड्ढे में जैसे कि पन्नी हम डाल दिए, इसमें 1 फीट गहराई में इसको गड्ढा करके और पन्नी बिछा के इसके ऊपर फिर पन्नी का है काहे से कि वो पन्नी, क्योंकि पानी उसमें नीचे न जाने नीचे वो नहीं तो सोख ले सब चल दे नीचे। पानी चला जाएगा तो फिर कोई कुछ भी नहीं बचेगा उसमें। वो खराब हो जाएगा। एक ही कारण तो पन्नी को हमको देखना है कि कहीं पर से वो फटी वटी तो नहीं है। फिर उसमें हम लोग गोबर डालेंगे और मिट्टी डालेंगे और उसको पानी डाल के अच्छे से घोल लेंगे। उसमें कोई भी कचरा वगैरह ना रहे, जो भी अगर आ जाता है तो उसको हम निकाल के बाहर कर देते हैं। क्योंकि अक्सर गोबर में थोड़ा बहुत भूसी उसी सब आ जाती मिल जाती। हाँ, जो गाय खाई वह मेरे के तो हाँ, तो ऐसे ही। तो फिर उसको निकाल के फिर उसमें एजोला डालते हैं। का चीज होती है? बीज है सोते का? हाँ, ये एक काई जैसे होता है। इसका बीज आता है। यानी वो एजोला ही डालेंगे तो वो एजोला तैयार हो जाता है। ये हमको जैसे हमारा कल्याणपुर में है ना, इधर पे भी आसानी से मिल जाता है। कृषि विज्ञान केंद्र जो कल्याणपुर में है, होन ये मिल जाये महंग मिला थे? नहीं, उसको तो फ्री में ही मिल जाता है। ऐसा तो फिर तो करें का चाहिए सबको का। तो ये मान ले आए हम उनसे, तो फिर वही का करें? जैसे उसको जैसे हम तैयार किए, उसको गड्ढा बना के मिट्टी, पानी और गोबर डाल के तो उसको रहने देते हैं। तो ये 15 से 20 दिन में ये क्या होता है कि ये काई की जैसे पूरा उसमें गड्ढे में हमारा भर जाता है। अच्छा। या फिर इसका सीमेंट की टंकी भी बना के इसमें भी हम पानी, गोबर और मिट्टी डाल के और एजोला डाल के इसको तैयार कर सकते हैं। दीदी, इसका बहुत ही अच्छी ये एजोला है। इसको एक प्रकार का हम लोग हरी खाद भी बोलते हैं। अच्छा, मतलब एक तरह से ये खाद तैयार हो जाती, तो कोनो मेहनत नहीं आए? नहीं, इसको एक बार आप तैयार कर लिए, इसमें से जैसे एजोला इसमें भरता जाएगा उसको आप निकाल लीजिए। हाँ। उसका उपयोग आप अपने जैसे कि अगर धान की खेती कर रहे हैं तो रोपा लगाने के बाद में
5 दिन के बाद से उसको डालते रहिए। तो उसको 4 कोना 5 कोना में ऐसे बीच बीच में इसमें डाल दीजिए। तो वो क्या होगा, उसमें से वो पूरे खेत में आपके छा जाएगा। एजोला पूरी एक परत बन जाएगी, जैसे काय की मोटी परत हो जाती है वैसे एजोला हो जाता है। अच्छा। तो उसमें से एजोला है तो ये नाइट्रोजन, वातावरण से नाइट्रोजन को लेता है, हाँ। वायुमंडल से, हाँ। और लेके ये पौधों को नाइट्रोजन देता है। हाँ, तो पौधा खिलाने तो ये जो अमृत नाइट्रोजन समान है, होता है। बड़ा अमृत समान होते। हाँ। तो ये मेरे से हम बच्चे कह सके थे। बहुत बढ़िया। तो जैसे हम लगा दिए, अच्छा ओके बाद वो खत्म नहीं हुए, अपने आप बढ़त जाते। हाँ, वो बढ़ते जाता है। जैसे अपना निकाल दिए 4-6 रोज में, हाँ। वो गड्ढा में, हाँ। तब अपने आप फिर बढ़ जाएगा। फिर वो अपने आप बढ़ जाएगा। उसमें फिर 1 महीने के बाद में जैसे वो भरते जाएगा उसको निकालते जाओ, हाँ। तो सही रहेगा। अगर उसी में रहेगा खूब ज्यादा हो जाएगा, फिर वो लाल होके और फिर वो मरने लग जाएगा, उसको निकालते जाओ। अच्छा, अगर न निकारब तो वो लाल हो जाये। हाँ, फिर वो ज्यादा पक जाएगा ना बीज, हाँ। फिर वो खत्म होने लग जाएगा। तो मतलब एक पहचान है, अगर जब तक हरा है तब तक तो काम किया है, और जब मान ली लाल होने लगे तो पकने लगे, तो पके। लाल के पहले हम ही ओकर उपयोग करें क्या। तो देखो भैया, यह तो हम अपने खेती में डाल दी हैं। और पशुओं का हम बच्चे खवा सकी थे इसको। पशुओं में बहुत ज्यादा इसको लाभदायक, कोनो नुकसान तो न करी, कहूँ जहर तो नहीं होए। नहीं, कोई भी इसमें जहर वाली बात नहीं है। इसको पशु आपके जैसे गाय है घर पे, तो गाय को स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्टार्ट करते करते जैसे 1 पाव उसको चूनी के साथ में या फिर भूसी में मिला के दही का चाहिए। लेकिन जैसे वो उसमें, क्योंकि टंकी से हम निकालते हैं तो उसमें थोड़ा गोबर की दुर्गंध रहती है, तो उसको साफ 2 पानी से 3 पानी से उसको धुलने के बाद में फिर उसको उसमें पशुओं के खाने में मिला दे। इसमें से क्या होता है, जो हमारे पशु हैं उनके लिए टॉनिक का काम करता है। अच्छा, तो मतलब फिर उनका दूध बढ़िया होई। वो टॉनिक तो खाएंगे, जब उसको धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ाते जाओ, इसमें से दूध में बढ़ोतरी होती है। इसके साथ में जो हमारी गाय है या भैंस है या बकरी है, सुअर, मुर्गी, मछली, हाँ, ये सब के लिए ही, ये जितने पशु है, मुर्गी, मछली बहुत उसको पसंद से खाती हैं। अच्छा। तो जैसे गाय को अगर हम खिला रहे हैं तो उसमें से दूध बढ़ता है उसका। गाय चमकदार होती है, उसका हेल्थ भी खूब अच्छा होता है, जैसे उसका शरीर भी बहुत सुंदर होता है। मतलब पौष्टिक आहार, बहुत पौष्टिक आहार, जैसे टॉनिक का काम करता है। इंसान जैसे टॉनिक पीता है, हाँ। तो उसमें से वो तंदुरुस्त होती है, उसी प्रकार हमारे गाय के लिए, बकरी, जो भी हमारे घर पे पशुधन है, भैया सबको को लगा में इजोला 1 फीट बना लो। मान ले जैसे नहीं आए पैसा, टाका उका हम बच्चे कहाँ बनवा पाओ, तो ऐसे गड्ढा बना ली जाए, उसमें पानी बिछा दी जाए ताकि पानी सगला अंदर न चला जाए, है ना। तो वो रुका रहे पानी, उसके ऊपर हम बच्चे ये डाल दिए, तो कौनो में पानी, गोबर और एजोला तीनों को मिला के छाड़ दिए। 15 दिन बाद अपना के वो निकलने लगी। वही अपन पौधा में डाल दी जाए और पशुओं का खवा दी। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। पैसा भी नहीं लगता और हमारे पशुधन को टॉनिक भी मिल रही है। बिल्कुल। और पौधा है वहाँ का मिल रहा है, जैविक खाद काम करत है। हाँ, जैसे हमारे घर पे हम थोड़ा बहुत तो बगीचा सभी लोग लगाते हैं ना घर पे, सब्जियों की। हाँ, पोषण बाड़ी में पोषण वाटिका बनाते हैं। अब हम लोग जैसे समूह की दीदियां हैं, तो हम लोग पोषण वाटिका बनाते घर पे और बनवाते भी हैं। तो जैसे उसको तो निकालना है, जो को निकाल के हम लोग छाए में उसको सुखा लेते हैं। अच्छा। या फिर धूप में कहीं पे उसको अच्छा, मान ले पौधा में डाल दिए, पशु का खवा दिए और फिर भी बच गया, लाल होने की स्थिति आने लगे, तो वो निकाल के भी सुखा दी, सुखा के रख लो, जैसे सुक्सा बनाई थे। हाँ, उसी को फिर हम पौधे के जड़ में डाल दो। वो भी नाइट्रोजन खाद का काम करता है। बहुत बढ़िया, मतलब इससे बहुत फायदा है। हाँ, फायदा बहुत है इसमें से। अगर कीट हो गया है हमारे, तो उसके नियंत्रण के लिए हमको, जैसे कि हमारे पास नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्नियास्त्र, ये जैविक दवा हम खुद घर पे बनाते हैं। क्या कहना अपना? नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्नियास्त्र। ऐसा तो मतलब नीम जो ना है, वो सबसे बढ़िया आया है। हाँ, नीम की दवा बनाते हैं। हाँ। और जैसे नीम की दवा, जैसे नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्नियास्त्र, ये हम 3 चीज बोले ना। हाँ। तो ये 3 दवा होती है कीटों के मारने के लिए। अरे तो जरूर बताइए, ये तो बढ़िया जैविक कीटनाशक अपना बता रहे हैं ना, तो कस के करी, जल्दी बताइए हमें भाई। देखिए दीदी, इसमें हमारा जैसा पौधा है छोटा, तो छोटे पौधे के लिए हमें कम मात्रा की, कम पावर की दवाई चाहिए। हाँ। जैसे अगर हमारे घर पे छोटा बच्चा, बड़े इंसानों की अपनी दवा खिलाएंगे तो वो तो हमारा बच्चा और बीमार हो जाएगा। हाँ, तो बड़ी 1 गोली खाते हैं, बच्चे लड़कन का आधी गोली देते हैं। हाँ, तो वैसे ही हम जब पौधों को अपने
जब छोटा पौधा रहता है 20 से 25 दिन के अंदर का पौधा, 1 महीने के अंदर का पौधा में हम नीमास्त्र दवा का उपयोग करेंगे। ऐसा जो नीमास्त्र जो दवा होता है वो जैसे कि छोटे कीड़े होते हैं, रस चूसने वाले जो कीड़े होते हैं ना, उसके लिए बहुत अच्छा होता है। तब कस के बनाई नीमास्त्र? नीमास्त्र बनाने के लिए हमें नीम की पत्ती, गाय का गोबर, गाय का मूत्र और पानी, और नीम की, अगर जैसे मौसम में नीम की निबोली है हाँ, तो उनको सब कूच के और उसमें पानी मिला के गोबर ये बढ़िया बतान। इतना नीम लगा हमरे यहाँ निबोली हम पचे झाड़ के फेंक देते हैं। अच्छा, एक यह है उपयोग है कि निबोली कहीं बीन ली जाए, मान ली मौसम में नहीं तो वही धर के सुखा लीजिए उसको। नीम एक ऐसा पौधा है जिसकी बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं। अच्छा, तो मतलब कुल मिला के अगर नीमास्त्र बनावे के आए तो वो खिलाने हमें नीम के पत्ती चाहिए और गोबर चाहिए, गोमूत्र चाहिए और पानी चाहिए, वही सड़ा दिहन। हाँ, उसको सड़ा दिए, 4-5 दिन में वो तैयार हो जाता है। फिर उसको हम खेत तो में मटका उटका में धर दिहन। मटका में डाल दीजिए, डिब्बा में डाल दीजिए, आपकी जैसे व्यवस्था। लोहे के बर्तन में नहीं करना चाहिए। अच्छा, लोहे के बर्तन में ना हो के चाहे प्लास्टिक के बर्तन हो सकते हैं। तो घड़ा तो सबसे बढ़िया है, घड़ा सबसे अच्छा, माटी गाँव में आसानी से मिल उपलब्ध जाता है। हाँ। तो घड़ा ज्यादा बेहतर होता है। इसके साथ ब्रह्मास्त्र जो दवा होती है, अबे नीमास्त्र की बात करते हैं तो ओके होगा, ओके फिर छान लिहन और वो भर के बढ़िया। अच्छा, इन छोटे पौधे खिलाने? हाँ, 1 महीने से कम पौधे, 1 महीने से कम के पौधों खिलाने ये नीमास्त्र माहू है। की सबसे अच्छी दवा है। माहू जो रस और चूसने वाले अच्छा, कीड़े होते हाँ, हैं, हाँ, वो खिलाने या कीटनाशक डालने के चाहिए, बहुत बढ़िया। जब बड़े होते हैं पौधे तो उसके लिए फिर जैसे बड़े कीड़े आने लगते हैं उसमें, हाँ। उसके लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग करते हैं। हाँ, तब उसमें 5 प्रकार की कड़वी पत्तियां, ऐसी पत्ती ले लो जो हमें आसानी से गांव में मिलती हैं। हाँ। गाय के सामने रख दो, गाय जो न खाए उसको समझ लो वो हमारी कड़वी पत्ती है। ऐसा? सबसे अच्छी पहचान, गाय के सामने रख दो, जो नहीं खा रही उसको ले लो। अच्छा, तो का होगा भैया? नीम की पत्ती हो गई, हाँ। सीताफल की पत्ती हो गई, बेशरम के पत्ती, बेशरम की पत्ती हो गई, पपीता की पत्ती हो गई, अच्छा। बेल की पत्ती हो गई, गांव में काफी कनेर की हो गई। हाँ। ऐसी काफी पत्तियां हमको मिल जाती है गाँव में। धतूरा की पत्ती? धतूरा की पत्ती तो है, नुकसान लेकिन कर सकता वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में वो नुकसान करता है। हाँ, हाँ। क्योंकि आंख या फिर बच्चे वगैरह अगर हो गए हाँ। तो उसमें इसीलिए हम लोग धतूरा की पत्ती का उपयोग नहीं करते ऐसा, हैं। हाँ, हाँ। है ना? हाँ। अच्छा, तो मतलब कुल मिला के 5 प्रकार की पत्ती 5 लेते प्रकार की हैं। पत्ती हो गई। एक मान ली हम नीम के ले ली है, और का कहा थे बेशरम की हो गई, बेशरम की हो गई, पपीता के हो गई, सीताफल की हो गई, कनेर की हो गई, कनेर की हो गई, अकमन की हो गई, अकमन की हो गई। कई प्रकार की पत्ती रहती है, तो 5 प्रकार की ले लियन। हाँ। उसको गाय का मूत्र ले लिए। हाँ। जैसे 10 लीटर हमारा गाय का मूत्र है, 2-2 किलो सारी पत्ती ले लिए। हाँ। उनको अच्छा उनको पका डालते हैं। मतलब 2 किलो तो 5 किलो पत्ती और 10 किलो गाय का मूत्र। हाँ। उसको लेके अच्छा पका डालते हैं। पकाने के बाद में उसको कहाँ पकाए? मटका में आग में। हाँ, आग में पकाए। हाँ, क्योंकि बहुत दुर्गंध देता है ना, तो थोड़ा किनारे साइड जैसे बाड़ी वगैरह हाँ, दूर का ज्यादा घर के अंदर ना हो। हाँ, क्योंकि बहुत किसी किसी को उल्टी भी होने लगती है। अच्छा, बड़ा जोर तेज ढक के बढ़िया पकावा जाए। हाँ, इसको बढ़िया पका लो। आधा, जब जैसे कि 5 लीटर जब गाय का मूत्र ना, तो वो 10 लीटर है तो 5 लीटर बचे। हाँ, आधा हो जाए, आधा हो जाए। हाँ। फिर इसको हम क्या करेंगे कि 250 ml जैसे दवाई है, उसको 10 लीटर पानी में मिला के उसका छिड़काव करो। हाँ। तो इसमें से जो बड़े कीड़े रहते हैं ना, ये मरते हैं। अच्छा, तो मतलब कीटनाशकन के लाने या हम बच्चे थोड़ी बड़े पौधे, 1 महीने से कम में तो नीमास्त्र, और यह हो गए ब्रह्मास्त्र। हाँ, इसके बाद में फिर इसको डालते हैं हम लोग। हाँ। और इसमें से हम क्या करते हैं कि ये नहीं है कि हम 1 पाव जैसे डालें, जैसे 250 ml, तो अगर हमारे खेत में खूब ज्यादा कीड़ा है तो उसका जैसे मान लो किसी को खूब बीमारी लग जाती है, तो उसको बचाना मुश्किल हो जाता है। हाँ। जब हम देख रहे हैं कि हमारे खेत सूखा थे, में बिल्कुल या फिर अगल बगल में लग रहा है कि तभी इसमें छिड़काव करने खेत में हाँ, इससे पहले कि लगे तो लगे ज्यादा लगने ना, सावधानी के रूप में पहले से हम अगर डाल रहे हैं 15-15 दिन के अंतर में अगर हम डालें तो हमारा खेत वो बचा रहेगा, सुरक्षित रहेगा, ज्यादा कीड़े उसमें नहीं लगने पाएंगे। ये फिर एक और ज्यादा हाई दवा जो होती है, ज्यादा डोज की दवा कहते हैं हुई। तो वो दवा दीदी, उसको तो अग्नियास्त्र बोलते हैं। हाँ। उसमें जैसे कि तंबाकू हो गया, हरी मिर्च, लहसुन
और गाय का मूत्र और नीम की पत्ती, अच्छा। ये मिला के इसको भी ऐसे बनाते हैं जैसे ब्रह्मास्त्र बनाते हैं। तो वह को पकाएन हम पका के गोमूत्र बढ़िया। डाल के। हाँ, ये तेज दवा होती है। अच्छा, इसको 150 ml 10 लीटर पानी में मिला के फिर छिड़काव करते हैं। ऐसा। अब देख रहे हैं जैसे कि हाइट दवा है तो उसको ज्यादा अगर डाल दिए तो हमारे पौधे भी जलने की खतरा रहती है। अच्छा अच्छा, इसलिए ऐसे कम ही पानी की डालते मात्रा, हैं। पानी की मात्रा ज्यादा होने के चाहे वही 150 ml डालें और बाकी पानी डाल के छिड़काव करें। हाँ, तो इसमें से बहुत लाभ मिलता है। हाँ। और क्या है कि हम ये सब कर रहे हैं, अगर जैसे हमारी ज्यादा वो है तो थोड़ा सा मात्रा बढ़ा भी दिए, है ना, वो चेक करते हैं। लेकिन मान ले मतलब हम थोड़ी हंस डालें तो लगा कि उमा किरण में ज्यादा असर नहीं पड़ा, तब 150 ml से थोड़ी और ज्यादा 200 ml डाल दिए। ठीक बात है ना, जैसे कम ज्यादा अपने हिसाब से भी हाँ। कर लेते हैं। और इसके अलावा जैसे कीट प्रबंधन के बारे में अगर हम बोले हाँ तो जैसे पीला सफेद बोर्ड हो गया, हाँ, तो जैसे कि टीना वगैरह है या फिर प्लास्टिक का ही है तो उसमें पीला पेंट कर दिए अच्छा, टीना में, हाँ और किसी में सफेद कर दिए, है ना। हाँ। उसमें हम ग्रीस लगा दिए अच्छा, और ग्रीस लगा के उसको खेत में हम खड़े कर दिए। हाँ हाँ, तो क्योंकि जो कीड़े होते हैं तो वो पीला या फिर सफेद की ओर आकर्षित होते हैं, तो बिल्कुल। उसमें आके बैठेंगे, क्योंकि ग्रीस लगा रहेगा तो वो चिपक जाएंगे, तो यह कीट नियंत्रण हो उड़ेगा नहीं। हाँ हाँ, यह बढ़िया तो है। ये पीला सफेद बोर्ड इसका भी बहुत अच्छा रहता है। 3 दिन 4 दिन 5 दिन देखो, जब वो चिपक जाए खूब सारे कीड़े तो उसको पोंछ के उसको हटा दिए कीड़े को, उसमें दोबारा से ग्रीस लगा के और फिर से उसको पौधे में लगा दिए। 1 एकड़ में 7-8 बोर्ड पीला लगा बोर्ड, सके। सफेद बोर्ड उसको लगा सकते हैं। क्या बात है। इसमें एक टी स्टैंड भी होता है, जैसे हाँ। लकड़ी का, एक लकड़ी बड़ी सी ले ली, एक छोटी सी लकड़ी उसको बांध दिए। हाँ, टी आकार कहते हैं ऐसे ना, एक ऐसा डंडी और एक ऐसा लगा दिए। हाँ। तो हम चिड़िया चुनगुन बैठी हैं, हाँ, तो वो कीड़ा इल्लिया वगैरह होती वही है खा ले हैं। तो वो खाती है, उसमें वो भी बहुत अच्छा रहता है। तो टी की पत्ती लगा लें के चाहे टी आकार, पट्टी। टी संरचना, हाँ। टी की पट्टी उसको लगा दिए हम, तो उसमें से भी हमारा कीट प्रबंधन में बहुत कुछ। और एक सबसे अच्छा उपाय होता है दीदी, जैसे आप कीड़ा की बात कर रही हैं, तो एक होता है लाइट ट्रैप। इसको हिंदी में हम बोलते हैं प्रकाश पर पंच। खेत है हमारा, कहीं भी सब्जी लगी है या फिर हमारी फसल लगी है, तो हम क्या करते हैं कि एक बल्ब लगा दिए, तार लगा के, उसके नीचे मटके में पानी या फिर किसी टब में ही पानी रख के, उसमें थोड़ा सा केरोसिन, मिट्टी का तेल जो हम बोलते हैं, उसमें डाल दिए, या फिर हम ब्रह्मास्त्र या फिर अग्नियास्त्र ही उसमें डाल दिए टब में, और उसको शाम के वक्त इसको 7 से 9 बजे तक इसको लाइट का जला दी है। हाँ, यानी शाम को इसको जलाना है, रात भर नहीं जलने देना है। अच्छा, इसको फिर बंद कर देना है, क्योंकि जो भी शत्रु कीट है वो शाम के टाइम ही ज्यादा लगते हैं। अच्छा, है ना, तो वो आके उसमें मर जाते हैं, वे आकर्षित होते हैं, उमन आते हैं और गिर जाते हैं और उमा उसमें मर जाते हैं। ये भी हमारा कीट प्रबंधन के तरीके एक तरीका है। बहुत अच्छा, बहुत सारे अपना यह बताएं, तो बड़ा बढ़िया लगा। रूही बहनी अपना इतना बढ़िया जानकारी दी है। तो बात बच्चे कीट प्रबंधन के कई डारेन, अजोला के बात कई डारेन, तो रूही बहनी देखा बड़ा सुंदर अपना जानकारी दी है, अपना हमारे स्टूडियो में आए, अपना के बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद दीदी। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान भाइयों और बहनों, किसानवाड़ी कार्यक्रम आज यहीं तक। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। आप सबको नमस्कार और राम राम।